Okay, so hello friends, welcome to another edition of revision classes. आज का मुद्दा है भाई मोशन इन 2D और मोशन इन 2D का ये पहला लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो एक तो है बेसिक्स रिलेटेड टू 2D एंड अदर टॉपिक इज़ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो ये दो टॉपिक्स हम लोग इसमें कवर करेंगे। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, आप लोगों के लिए बात बहुत ही सरल है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस सीरीज़ को फॉलो करो। मैं हर हफ्ते 2 वीडियोस एटलीस्ट लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए। उसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स करने, कैसे करने हैं, वो सब आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में लिखेंगे। और अगर आपको ये जो नोट्स जो मैं लिख रहा हूँ और ये नोट्स आपको एक्सेस करने हैं तो आप मेरा चैनल t.me/डांगी भैया ज्वाइन कर सकते हो ऑन टेलीग्राम। वहाँ पर मैं ये नोट्स को शेयर करता हूँ और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट्स में लिखोगे। आई विल रिप्लाई टू दोज। ठीक है, तो मैं ये इसी के साथ छोड़ देता हूँ। बेसिक्स ऑफ 2D। देखो यार, बेसिक्स ऑफ 2D का मतलब ये है कि भाई पहले तो हम समझें तो सही कि ये चैप्टर आखिरकार है क्या। तो ये चैप्टर आखिरकार क्या है भाई। जैसे आज से पहले हम कौन सा मोशन पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि कोई भी एक ब्लॉक है जिसका मास m है जो कि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पिछले चैप्टर में हम पढ़ के आए, अगर उसको इनिशियल वेलोसिटी u दी हुई है, मान लो t = 0 पे, थोड़ी देर बाद में वो t = t पे कुछ यहाँ पहुँच जाएगा और उसका मास अभी भी m ही रहेगा, बट उसके पास वेलोसिटी v हो जाएगी। तो ये वेलोसिटी u से v में चेंज हो गई, तो इसको कुछ एक्सेलरेशन a हमने दिया होगा। ये एक्सेलरेशन a इसके पास कुछ था। अब ये a की वैल्यू कितनी थी, तो a हमने लिखा भाई v-u/t। ये सब हम 9th वगैरह में पढ़ के आ चुके हैं और आपको मालूम भी है, तो ये सब बताने का कोई सेंस नहीं है। मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात ये है कि भाई अगर मान लो कोई भी एक मास m है, उस पर कुछ भी फोर्स F मैंने लगा दिया। अगर ये ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे था और अब इस पे ये फोर्स F लगाया गया, तो ये F इसी डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करवाएगा। ये हम जानते हैं, समझते हैं और हमें मालूम भी है। अच्छा, अगर इसी डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करवाएगा तो इसका मतलब ये कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर इसे मैं x डायरेक्शन मान लूँ और इस डायरेक्शन को y मान लूँ, तो अगर इस F की वैल्यू 1 न्यूटन है तो ये ऑब्जेक्ट x की तरफ मूव करेगा। सपोज अब मैं इस F की वैल्यू 10 न्यूटन कर दूं तो भी ये x में मूव करेगा। अभी मैं इसको 1000 न्यूटन कर दूं तो भी ये ऑब्जेक्ट x में ही मूव करेगा। इस फोर्स के कारण जो x में एक्ट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट कभी भी y में मूव नहीं कर सकता। इसका मतलब जो फोर्स x में लग रहा है वो कभी भी y में डिस्प्लेसमेंट नहीं लेकर के आ सकता। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, उसका एक कारण है बच्चों। हम जो मोशन पढ़ने वाले हैं वो है भाई मोशन इन 2D। 2D मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो 2 डायमेंशंस में मूव करेगा, एक डायमेंशन x, एक डायमेंशन y। जब ऑब्जेक्ट एक साथ दोनों डायमेंशंस में मूव कर रहा है तो उसके सवालों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये कि जो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन सिखाई गई थी, s = ut + ½ at², v = u + at और v² = u² + 2as। आप इन इक्वेशंस को वेक्टोरियली लिख लो। एक तरीका तो ये है भाई, s को लिख लो s वेक्टर, u वेक्टर, a वेक्टर, v वेक्टर, u वेक्टर, a वेक्टर, v वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, u वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, 2a वेक्टर डॉट s वेक्टर। या तो आप इसे ऐसे लिखो, या फिर आप क्या कर सकते हो भाई, आप ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन आपने लिखी, इन्हीं को 2 डायमेंशंस में, 2 डायरेक्शंस में रिजॉल्व कर लो। रिजॉल्व करने का मतलब ये है कि भाई एक तरफ तो अपन मान लेंगे x एक्सिस, एक तरफ अपन मान लेंगे y एक्सिस। ये x एक्सिस कौन सा भाई, ये 2 डायमेंशंस है जिसके अंदर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। और फिर क्योंकि फोर्स जो x पे लग रहा था वो सिर्फ x में डिस्प्लेसमेंट लेकर के आ रहा था, और अगर इधर ही फोर्स में y में लगा दूंगा तो y में डिस्प्लेसमेंट के लिए सिर्फ यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा। तो मतलब x और y के फोर्सेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट है।
अगर एक्स और वाई के फोर्स इंडिपेंडेंट तो एक्स और वाई के एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट, एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट तो वेलोसिटी इंडिपेंडेंट, वेलोसिटी इंडिपेंडेंट तो डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये कि भाई एक्स का मोशन कंप्लीटली अलग, वाई का मोशन कंप्लीटली अलग। मतलब ये कि अगर मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने ऐसे यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे लॉन्च किया और वो ऐसा कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, तो मुझे इसको ऐसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को दिमाग लगाना है अपना, एक डायरेक्शन ये एक्स एक्सिस, ये डायरेक्शन वाई एक्सिस, और मैं इसके मोशन को दो हिस्से में तोड़ लूँगा। एक हिस्सा जिसके अंदर ये एक्स एक्सिस के अंदर सिर्फ मूव कर रहा होगा, दूसरा हिस्सा जिसके अंदर ये वाई एक्सिस के अंदर पहले ऊपर जा रहा होगा और फिर वापस नीचे गिर रहा होगा, और इन दोनों का कंबाइंड मोशन ही ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। ठीक है भाई, मतलब कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसके अंदर ये जो एस वेक्टर है, ये एस एक्स वेक्टर प्लस एस वाई वेक्टर दोनों हैं, और उनका वेक्टर सम ये एस वेक्टर है। तो क्यों ना इसे अलग अलग कर लिया जाए। ये जो मोशन दो डायरेक्शन में हो रहा है, क्यों ना उस मोशन को दो डायरेक्शन में डिवाइड ही कर लिया जाए। मतलब एक्स एक्सिस वाले मोशन को अलग कंसीडर किया जाए और वाई एक्सिस वाले मोशन को अलग कंसीडर किया जाए। क्या मतलब है मेरी बात का, देखो देखते हैं। मेरी बात का मतलब ये है बच्चों कि भाई, मेरा मतलब ये है बच्चों कि भाई अगर मान लो ये अपने पास एक्स एक्सिस और ये अपने पास वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में आप वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। सिमिलरली वाई एक्सिस में वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। एस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट लिखोगे तो एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट लिखोगे तो यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। अगर यहाँ वेलोसिटी वी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स एस एक्स, और यहाँ पे वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई एस वाई। कोई भी किसी भी तरह का मोशन हो, अगर हमारे पास 2D में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो एक तरीका तो ये कि भाई उसको आप सिंपली वेक्टोरियल फॉर्म में लिख लो। दूसरा तरीका कि उसे एक्स और वाई में डिवाइड कर लो, एक्स को अलग सॉल्व करो, वाई को अलग सॉल्व करो। हाँ, ये वी वाई क्या है, एक वाई में फाइनल वेलोसिटी, यू वाई इनिशियल वेलोसिटी इन वाई, ए वाई एक्सेलरेशन इन वाई, और टी क्या है, टी तो टाइम है। देखो टाइम जो है वो दोनों ही मोशन के लिए सेम होगा, दोनों ही मोशन के अंदर टाइम की वैल्यू सेम होगी। हाँ, फाइनल वेलोसिटी वाई में अलग हो सकती है, एक्स में अलग हो सकती है, एक्स का मोशन एक्स के एक्सेलरेशन से, वाई का मोशन वाई के एक्सेलरेशन से, बट दोनों ही मोशन एक ही ऑब्जेक्ट के हैं। जब दोनों मोशन एक ही ऑब्जेक्ट के हैं तो दोनों मोशन के लिए टाइम सेम होगा। आई होप मेरी बात आपको क्लियर है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, इसी बात पे जेई 2021 में बेसिक्स के ऊपर कुछ सवाल आए हुए हैं, वो मैंने इसमें जोड़े हुए हैं, तो उसको हम पहले डिस्कस करते हैं। पहला सवाल है कि अ बटरफ्लाई इज फ्लाइंग विद अ वेलोसिटी 4√2 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। आप जानते ही हो आपने क्या करना है भाई, वीडियो को पॉज करोगे, यहीं पे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, फिर जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे साथ मैच करोगे। तो एक बटरफ्लाई है जो कि 4√2 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर रही है। तो क्या करेंगे, हम डायरेक्शंस ड्रॉ करेंगे भाई। ऐसे चार डायरेक्शन, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया साउथ। तो बटरफ्लाई कहाँ चल रही है, बटरफ्लाई उड़ रही है भाई, मान लो ऐसे कुछ बटरफ्लाई होगी, और ये बटरफ्लाई जो है ये दिस इज फ्लाइंग इन दिस डायरेक्शन। अब हमें बोला नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब भाई परफेक्ट 45 डिग्री। अगर उसने मेंशन नहीं किया, अगर वो मेंशन कर देता, सपोज यहाँ कैसे मेंशन करता, 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, या फिर मान लो बोलता 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब 30 डिग्री नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, तो इस तरफ ऐसे। पर इसने सिर्फ क्या मेंशन किया, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब परफेक्ट 45 डिग्री पे जा रहा होगा बेटा, कितनी वेलोसिटी से, 4√2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा 4√2 से जा रहा होगा, तो मैंने क्या किया, इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान लिया, इस डायरेक्शन को वाई एक्सिस मान लिया, और बटरफ्लाई की वेलोसिटी लिख दी। भाई बटरफ्लाई की वेलोसिटी कैसे लिखूंगा, मैं इसके कॉम्पोनेंट ले लूंगा। देखो ये 4√2 का इधर कॉम्पोनेंट कितना आएगा, क्या 4√2 cos 45, 4√2 का इधर कॉम्पोनेंट 4√2 sin 45। क्या जो इसका कंपोनेंट
एक्स एक्सिस की तरफ है या ईस्ट की तरफ है, उसकी वैल्यू 4√2 cos 45 है और उसको हमने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन माना है। इसका मतलब कि भाई बटरफ्लाई की वेलोसिटी एक तो हो जाएगी 4√2 इंटू 1/√2 आई कैप प्लस 4√2 इंटू 1/√2 जे कैप। तो बटरफ्लाई की वेलोसिटी क्या हो गई बेटा? बटरफ्लाई की वेलोसिटी हो गई 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अब भाई आगे पढ़ते हैं सवाल में। आगे सवाल में कहता है कि विंड इज स्लोली ब्लोइंग एट 1 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ विंड ब्लो कर रही है। तो ये डायरेक्शन है वेलोसिटी ऑफ विंड का। अब अगर इस बटरफ्लाई की जगह हम होते तो हम पे विंड की वजह से कोई इतना असर नहीं पड़ता, बट बटरफ्लाई है और विंड की स्पीड कितनी दी हुई है? 1 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। तो ये विंड जो है ये बटरफ्लाई की स्पीड में कुछ ना कुछ तो चेंज लेकर के आएगी। कितना चेंज लेके आएगी? तो भाई विंड, अगर मान लो ये बटरफ्लाई नहीं उड़ रही होती और अकेली विंड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही होती तो क्या बटरफ्लाई को विंड इधर ही उड़ा के ले जाती? है ना, बिल्कुल ठीक बात। तो इसका मतलब ये कि अगर विंड अकेली होती तो बटरफ्लाई इधर जाती, अगर विंड नहीं होती तो बटरफ्लाई इधर जाती। इसका मतलब ये कि अगर ये दोनों ही एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं तो बटरफ्लाई के पास नेट वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? तो v नेट वेक्टर विल बी व्हाट? v बटरफ्लाई वेक्टोरियली प्लस v ड्यू टू विंड वेक्टोरियली। दोनों को ऐड करोगे तो ये 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस जे कैप। भाई विंड की वेलोसिटी साउथ की तरफ है, अगर ऊपर की तरफ हमने पॉजिटिव आई एक्सिस तो नीचे की तरफ माइनस के जे कैप हो जाएगा। ऐड किया तो हमारे पास वी नेट वेक्टर कितना आया? 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमें कह रहा है कि भाई रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बताओ बटरफ्लाई का इन 3 सेकेंड्स। तो 3 सेकेंड में बटरफ्लाई ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? तो क्या करें? एक्सेलरेशन तो 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इक्वेशन कौन सी थी बच्चों? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। इक्वेशन वही है, बस पहले जो एस था वो एक ही डायमेंशन में था, अब 2 में है तो एस एस ना होके एस वेक्टर हो जाएगा और उसे फिर 2 हिस्से में तोड़ लिया जाएगा, एक वाई और एक एक्स। तो एस वेक्टर इज यू वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। तो एस इज 0 क्योंकि यू तो 0 है प्लस 1/2 इंटू 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप इंटू सॉरी एक्सेलरेशन तो 0 है, एक्सेलरेशन 0 है और वेलोसिटी ही है तो ये वाली टर्म 0 हो गई। तो एस वेक्टर क्या हुआ? 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप मल्टीप्लाइड बाई 3। तो एस वेक्टर कितना आया बेटा? 12 आई कैप प्लस 9 जे कैप। तो एस वेक्टर की वैल्यू कितनी हो गई? वो है हमारे पास 12 आई कैप प्लस 9 जे कैप। अब ध्यान से देखो इसने क्या पूछा है हमसे। इसने हमसे वेक्टोरियली पूछा है कि मैग्नीट्यूड बस पूछा है? मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है। तो मतलब ये जो भी आंसर आया इसका मुझे क्या निकालना होगा? रिजल्टेंट निकालना होगा। तो एस मॉड क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 144 प्लस 81। क्या किया सर आपने? बेटा मैंने 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 9 इंटू कॉस 90 डिग्री। वाई 90? बिकॉज आई कैप और जे कैप एक्स और वाई एक्सिस हैं और उन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है बेटा? 90 डिग्री होता है, तो इसलिए ऐसा होगा। तो एस मॉड कितना आ गया अपने पास? √225 बोले तो 15 मीटर। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हुआ? सही जवाब हुआ सी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आओ जरा आगे बढ़े। अगला सवाल 2020 में पूछा गया जेई में। सवाल कहता है बच्चों कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल टू 0। देखो भाई, अब उन्होंने खुद ही ओरिजिन मेंशन कर दिया तो हम क्या करेंगे? इसे बना लेंगे ओरिजिन 0,0। अब कहाँ मूव कर रहा है देखते हैं ज़रा। विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3 आई कैप मीटर पर सेकेंड। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर कितना दे दिया? 3 आई कैप दे दिया। मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, मतलब ये मान लो y, ये मान लो x, इसमें मूव करता है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पिछले वीडियो में पढ़ा है, जो हमने काइनेमेटिक्स का रिवीजन किया था उसमें हमने पढ़ा था
कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब ये होगा कि भाई इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होंगी, और अगर कांस्टेंट नहीं होगा एक्सेलरेशन तो फिर हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। तो एक्सेलरेशन दे दिया है 6i कैप प्लस 4j कैप, तो वैल्यू लिखो ए वेक्टर इज व्हाट 6i कैप प्लस 4j कैप, यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, यूनिट लिखना जरूरी है बच्चों। x coordinate of the particle at the instant when its y coordinate is 32 is d meters, the value of d is, बोल रहा है कि जब y कोऑर्डिनेट 32 है तो x कोऑर्डिनेट d मीटर है, तो मतलब थोड़ी देर बाद में ये पार्टिकल कुछ यहाँ पहुँच गया होगा सच दैट कि इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो हो गया होगा 32 और x कोऑर्डिनेट जो है वो हो गया होगा d। ऑल राइट, तो भाई ये 32 है और ये d है। अब ये कैसे भी जा सकता है, पाथ इसका कैसा भी हो सकता है, ऐसा ऐसा, इट कैन बी ऑफ एनी टाइप। पिछले लेक्चर से अगर रिलेट करोगे तो आ जाएगा समझ में कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो पाथ कुछ पैराबोलिक ही होगा। पर खैर ये आ गया, ये आ गया। अब ऐसे सवालों को करने के लिए मेथड 1 क्या है? मेथड 1 है बेटा, आप सिंपली यूज करो एस वेक्टर इज व्हाट यू वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। एस वेक्टर क्या होगा? एस वेक्टर होगा यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आर वेक्टर वो कितना है? आर वेक्टर अपने पास डी आई कैप प्लस 32 जे कैप। ये किसके बराबर होगा? यू वेक्टर 3 आई कैप इंटू टी प्लस 1/2 इंटू 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप इंटू टी स्क्वायर। और फिर क्या करो? कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप ऑन LHS विद RHS। मतलब कि भाई इधर जो भी आई कैप में आ रहा है वो इधर वाले आई कैप के बराबर कर दो, इधर जो भी जे कैप में आ रहा है वो जे कैप वाले के बराबर कर दो। ये तो है मेथड 1। अब मान लो आपको मेथड 1 नहीं समझ में आता और इतना अच्छे से आप नहीं कर पाते हो मेथड 1, तो फिर आपके लिए है मेथड 2। मेथड 2 क्या कहता है? मेथड 2 कहता है कि भाई हम इसे क्यों ना दो हिस्से में डिवाइड कर लें। एक तरफ हम रख दें एक्स एक्सिस और एक तरफ हम रख दें वाई एक्सिस। मैंने यहाँ रखा भाई एक्स एक्सिस, यहाँ रखा भाई वाई एक्सिस। देखो एक्स इनिशियल वेलोसिटी u 3 आई कैप है, 3 आई कैप मतलब ये वेलोसिटी तो एक्स एक्सिस में होगी। एक्स एक्सिस में होगी तो ux कितना है अपने पास? ux है भाई 3 मीटर पर सेकेंड। ax एक्सेलरेशन इन x मतलब आई कैप वाला कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा इसमें डिस्प्लेसमेंट d कितना है? d मीटर्स। कब? जब एट t इक्वल्स टू t। अच्छा uy कितना है? नहीं दिया हुआ, वेलोसिटी सिर्फ x में थी, इसका मतलब y वाली वेलोसिटी कितनी है बच्चों? 0 है। एक्सेलरेशन इन y कितना है यार? वो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा डिस्प्लेसमेंट इन y कितना दिया हुआ है अपने को? भाई 32। कब? t इक्वल टू टी पे। पहले भी बताया, अभी फिर बता रहा हूं, टाइम दोनों मोशन के लिए सेम होगा। समझ गए ना? एक ही ऑब्जेक्ट है जो x और y दोनों में चल रहा है, तो दोनों में उसका मोशन अलग अलग हो सकता है बट चलेगा दोनों में सेम समय के लिए। तो अब क्या करें? y वाले में इक्वेशन देखो, y में अपने को s पता है, a पता है, u पता है, t निकालना है। तो क्या y में s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो करेंगे एस वाई इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो ये तो 0 हो गया क्योंकि 0 है। 32 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 4 इंटू टी स्क्वायर। देखो बेटा क्या यहाँ से टी स्क्वायर 16 आ गया, तो क्या टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड। मतलब जो भी हमसे बातचीत पूछ रहा है वो कब पूछ रहा है? 4 सेकेंड पे पूछ रहा है। तो 4 सेकेंड पे x वाले का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? दैट विल बी ux इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। पुट करो ज़रा बच्चों वैल्यू, 3 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू 6 इंटू 16, तो ये हो गया 3। तो ये 12 प्लस 48 कितना हुआ बेटा जी? 60 मीटर। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 60 मीटर आ गई। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल कुछ टफ नहीं। 60 मीटर इज द करेक्ट आंसर, है ना भाई? आगे बढ़ते हैं।
एक और सवाल आया जेई 2020 में। क्या सवाल था? देखो पिछला वाला मैंने तुम्हें मेथड 2 से करके दिखाया, ये वाला मेथड 1 से मैं करके दिखा रहा हूँ, 2 से तुम खुद कर लेना। ठीक बेटा। क्या बोल रहा है कि पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद इट्स कोऑर्डिनेट विद टाइम गिवन बाय एक्स टी इज इक्वल्स टू दिस। तो कोई भी एक पार्टिकल है जिसके कोऑर्डिनेट मुझे दिए हुए हैं 10 प्लस 8t माइनस 3t स्क्वायर। अनदर पार्टिकल, अच्छा ये दो पार्टिकल वाला सवाल है, तो भाई एक अपना हो गया पार्टिकल 1, एक हम लोग ले लेंगे बच्चों पार्टिकल 2। तो पार्टिकल 1 जो है वो चला, कहाँ चला? एक्स एक्सिस में चला, कितनी से इतनी डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल 2 जो है वो कहाँ चला? पार्टिकल 2 मूव कर रहा है भाई अलोंग वाई एक्सिस विद इट्स कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t गिवन बाय वाई टी इक्वल्स टू दिस। तो पार्टिकल के कोऑर्डिनेट y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t हमें दिया हुआ है 5 माइनस 8t क्यूब। अब देखो भाई जब t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे स्पीड ऑफ सेकेंड पार्टिकल एज मेजर्ड इन द फ्रेम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज गिवन बाय रूट वी, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे। तो क्या करें? और क्या पूछ रहा है? स्पीड पूछ रहा है। किसकी पूछ रहा है? पार्टिकल 2 की। किसके रिस्पेक्ट में? पार्टिकल 1 के। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो v1 आ जाएगा। क्या करें भाई? dx बाई dt कर देते हैं। तो कितना हो गया? 0 प्लस 8 माइनस 60। तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल 1 की वेलोसिटी कितनी हुई? 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। किधर हो गई? आई कैप में। ठीक है, बहुत ही सही, बहुत ही समझदारी से हमने कर दिया। अच्छा v2 पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी हो जाएगी dy बाई dt। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 0 माइनस 24t स्क्वायर। 24t स्क्वायर तो भाई t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे v2 कितना आ गया? v2 आ गया माइनस 24 मीटर पर सेकेंड। बट ये किस डायरेक्शन में आया होगा? जे कैप में आया होगा। ये v2 वेक्टर है। तो भाई अब मेरे को क्या करना है? मेरे को पार्टिकल 2 की वेलोसिटी पार्टिकल 1 के फ्रेम में कैलकुलेट करनी है। तो मतलब मुझे v21 कैलकुलेट करना है बच्चों। तो मतलब मुझे v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर करना है दोस्तों। तो v2 वेक्टर इज माइनस 24 जे कैप माइनस v1 वेक्टर इज 2 आई कैप। तो क्या करें भाई? ये जोड़ के तुम इसको 26 मत लिख देना बच्चों, ठीक है? 26 मत लिख देना, गलत हो जाएगा यार। तो माइनस 24 जे कैप माइनस 2 जे कैप, तो ये v21 आ गया। v21 वेक्टर इज माइनस कॉमन ले लिया तो 24 जे कैप प्लस 2 आई कैप। क्या करें? मुझे ऐसे पूछ रहा है कि इसका मॉड पूछ रहा है, मॉड पूछ रहा है। तो v21 का मॉड कैलकुलेट कर लो। तो अंडर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर दैट इज 576 प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो ये आ गया रूट में 580 मीटर पर सेकेंड। तो भाई हमारे पास ये जो रूट में v है इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 580। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 580। फिर से देखो यार, कुछ मुश्किल है इसमें? नहीं भाई, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस आराम से ठंडे दिमाग से कॉन्फिडेंस से सवाल को सॉल्व करना है। यूं चुटकियों में सॉल्व होंगे क्वेश्चन। आओ जरा आगे बढ़े, एक और देख लेते हैं। अगले सवाल में कह रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। मेरे को ऐसे दिया हुआ है r एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन बाय 15t स्क्वायर आई कैप प्लस 4 माइनस 20t स्क्वायर जे कैप। ये मुझे पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। अभी इसमें एक मेथड क्या हो सकता है? r दिया हुआ है, r वेक्टर मतलब x और y दोनों में दिया हुआ होगा। तो जो आई कैप के साथ है वो x वाला है। देखो मैं बार बार नहीं बोल रहा हूँ, जैसे ही मैं सवाल लेकर के आता हूँ तुम्हारा काम है उसे पॉज करना और अटेम्प्ट करना। पॉज करो, अटेम्प्ट करो, मेरे साथ मैच करो, खुद की एफिशिएंसी चेक करो और फिर आगे बढ़ो। तो देखो ये जो है ये कौन सा है? x में। ये कौन सा है भाई? y में। तो मतलब ये x है, ये y है। या तो तुम्हारे पास एक मेथड है, मेथड 1 कि भाई तुम इसको x मान लो, इसको y मान लो और फिर इसको डिफरेंशिएट करो dx बाई dt तो vx आ जाएगा। एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो dvx अपॉन dt एक्सेलरेशन आ जाएगा। ऐसे ही इसको y मान लो, dy बाई dt करोगे तो vy आ जाएगा। फिर dvy अपॉन dt करोगे तो ay आ जाएगा। फिर ay आ गया, ax आ गया तो a नेट निकाल लेना, ax प्लस ay, ax आई कैप प्लस ay जे कैप, और फिर उसका नेट निकाल देना। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों? दूसरा है कि भाई मैं डायरेक्ट ही, क्यों ना, मेरे को जनरल दिया है तो मैं जनरल ही खेल लूँ।
तो मैं जनरल जनरल खेलूंगा तो dr/dt करूंगा तो मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी, नेट वेलोसिटी। तो कितनी हुई देखो 30t कैप प्लस 0 माइनस 40t जे कैप, ये आ गया v वेक्टर। अब ये v वेक्टर आ गया तो अब क्या करूं, इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दूंगा, dv वेक्टर बाई dt लिख दूंगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो 30 कैप माइनस 40 जे कैप, ये आ गया मेरे पास एक्सेलरेशन। क्या मुझे वेक्टोरियल फॉर्म में पूछा है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है? मैग्नीट्यूड पूछा है तो a मॉड को क्या लिख दूंगा, अंडर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया अपने पास भाई साहब a मॉड। तो a मॉड इतना आ गया तो आंसर क्या हो गया इसका, b आंसर हो गया। बहुत ही सरल, बहुत ही बेसिक और आसान सा सवाल, देख रहे हो कुछ भी इसमें भी मुश्किल नहीं है। जितने सवाल करे खुद से पूछो यार, कुछ भी मुश्किल लग रहा है तुम्हें? और ये 2020, 19 और 21 के क्वेश्चन थे, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आराम से ठंडे दिमाग से सॉल्व करोगे तो चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आओ एक और करके देख लेते हैं, पॉज करो, खुद अटेम्प्ट करो इस सवाल को, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे साथ मैच कर लेना। सवाल कहता है पार्टिकल मूव्स फ्रॉम द पॉइंट दिस एट t इक्वल टू 0, मतलब ये क्या दे दिया अपने को, इनिशियल पोजीशन वेक्टर दे दिया दोस्तों 2i कैप प्लस 4j कैप। कब दे दिया भाई साहब, t इक्वल टू 0 पे दे दिया। इनिशियल वेलोसिटी हाँ दी हुई है, कितनी दी हुई है, v इनिशियल, या इसको u लिख लेता हूँ। कितना है u वेक्टर, वो है 5i कैप प्लस 4j कैप। यूनिट ध्यान से, इसकी यूनिट क्या है, मीटर, इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है। is acted upon by a constant force which produces a constant acceleration of 4i cap plus 4j cap मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड है वो कितना है, वो है 4i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। पार्टिकल का ओरिजिन से डिस्टेंस बताओ t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। कहाँ से पूछ रहा है, ओरिजिन से। ओरिजिन से मतलब अरे भाई t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, t इक्वल टू 0 पर जो हमारा पार्टिकल था वो इस पोजीशन पे था t इक्वल टू 0 पे, और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे ओरिजिन से बताओ क्या पोजीशन होगी। तो मतलब एक मेथड तो क्या है, वही x y x y x y। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है डायरेक्ट। कैसे, s वेक्टर इज इक्वल्स टू u वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ a वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। s वेक्टर बोले तो डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन बोले तो भाई साहब r फाइनल वेक्टर माइनस r इनिशियल वेक्टर इज इक्वल्स टू u वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ ऑफ a वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। क्या मतलब है इस बात का, r फाइनल क्या है भाई, r फाइनल है हमारे पास t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, और वही अपने को कैलकुलेट करना है। माइनस r इनिशियल बोले तो वो है भाई 2i कैप प्लस 4j कैप इज इक्वल टू u कितना है 5i कैप प्लस 4j कैप इंटू टाइम कितना 2 सेकेंड प्लस 1/2 इंटू a वेक्टर इज 4i कैप प्लस 4j कैप इंटू टाइम फिर से कितना 2 का स्क्वायर। तो एक 2 से एक 2 कैंसल करो सॉल्व। r फाइनल वेक्टर इज इक्वल टू, क्या इस पूरे को उधर ले जाऊं, बिल्कुल। तो 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5 2 जा 10i कैप प्लस 8j कैप प्लस 4 2 जा 8i कैप प्लस 8j कैप। सारे आई जोड़ दो, 2 8 8 तो 20i कैप प्लस 4 8 12 और 8 20j कैप इज आर फाइनल वेक्टर। तो ये तो वेक्टोरियल ही आया है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, भाई इसको जोड़ मतलब इसको अंडर रूट में 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर कर देंगे यार। तो क्या 20√2 मीटर आ जाएगा, हाँ भाई बिल्कुल आ जाएगा, यही सही जवाब। अगर तुमने ये पिछले क्वेश्चन करते करते और फिर ये अटेम्प्ट किया और खुद सही आंसर निकाला तो शाबाश। देखो अगला एक और सवाल है तुम्हारे लिए भाई, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन एट t इक्वल्स टू 0 इनिशियल वेलोसिटी दे दी। कहाँ से शुरू कर रहा है भाई, ओरिजिन से शुरू कर रहा है। कब शुरू कर रहा है, t इक्वल टू 0 पे शुरू कर रहा है। ये x एक्सिस
वाई एक्सिस, यहाँ ओरिजिन से शुरू किया 0,0, टी इक्वल टू 0, कितनी है इनिशियल वेलोसिटी, तो u वेक्टर इज 5j कैप, मतलब x वाली तो 0 है। एक्सेलरेशन कितना है भाई, 10i कैप प्लस 4j कैप। बोल रहा है कि एट टाइम t इट्स कोऑर्डिनेट आर 20 मीटर एंड y0 मीटर, वैल्यूज ऑफ t एंड y0 आर। अब देखो तुम चाहो तो मेथड 1 क्या है, मेथड 1 वही भाई जो अभी तक करते आ रहे हैं। मेथड 1 सिंपल है कि ऐसा करो कि इसको s वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ a वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। तो s वेक्टर कितना है, वो है हमारा 20i कैप प्लस y0 j कैप इज इक्वल्स टू u इज 5j कैप इंटू टी प्लस 1/2 इंटू 10i कैप प्लस 4j कैप इंटू टी स्क्वायर, and compare coefficients of I cap and J cap on LHS and RHS and फिर सॉल्व करो। एक मेथड 2 है भाई वही x और y, एक मैं आपको उससे करके दिखाता हूँ। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। देखो x एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस में 0, y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी इज 5j कैप है तो 5 मीटर पर सेकेंड, x एक्सिस में एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, y एक्सिस में एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, x एक्सिस में t इक्वल टू टी पे डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर, y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट y0। करो ज़रा कैलकुलेट, देखो भाई एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो एस एक्स कितना है 20 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो ये हो गया 5, ये हो गया 4, टी की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेकेंड। अभी 2 सेकेंड पर इधर y0 निकालना है, तो वो हो गया 5 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 4 इंटू 4, या 2 का स्क्वायर, तो एक 2 से एक 2 कैंसिल, 10 और 18, y0 आ गया 18 मीटर। तो सही जवाब क्या हो गया, सही जवाब हो गया 2 सेकेंड एंड 18 मीटर। ठीक है भाई, ये एक और सवाल था। अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर अपने से क्या पूछ रहा है, इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ। पाथ बोले तो पाथ होता है बच्चों ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या है कि भाई कोई भी एक पार्टिकल जो कि प्रोजेक्टाइल में है या किसी भी दुनिया के किसी भी पाथ में है, उसका जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है उसको अगर मैं 0,0 मान लो यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को ऐसे u वेलोसिटी से थ्रो किया गया। अब अगर मैं इसे 0,0 मानता हूँ तो t इक्वल्स टू टी टाइम पर उस पार्टिकल का कुछ x, y कोऑर्डिनेट होगा। तो जो ये पार्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है या मूव कर रहा है, वो एक एक्सिस उसके मूवमेंट के लिए होगी ये वाली, और एक एक्सिस उसके मूवमेंट के लिए होगी ये वाली। तो इसको y, इसको x एक्सिस मानूं तो इसका पाथ जो है वो xy प्लेन के अंदर है। तो किसी भी पॉइंट पे x और y को आपस में एक्सप्रेस कर देना, या बोले तो y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस कर देना ही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। समझ गए भाई, एक्सप्रेसिंग y in terms of x is equation of trajectory. Expressing y in terms of x is equation of trajectory. समझ गए क्या कि भाई y को x के टर्म में एक्सप्रेस कर लो। कैसे करेंगे भाई, x कैलकुलेट करो t के टर्म्स में, t की वैल्यू निकालो और वो t की वैल्यू y वाली इक्वेशन में पुट कर दो। ये प्रोजेक्टाइल में हम लोग करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज तो बस यही सब हम डील कर रहे हैं, तो इन्हीं पे बातचीत करते हैं ज़रा। y थोड़ा टेढ़ा बन गया यार, इसको मैं सीधा कर देता हूँ, ये लो। तो भाई यहाँ मेरे पास सवाल क्या है, यहाँ मेरे पास सवाल है कि पार्टिकल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी u वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस। अब ध्यान दो,
ये u वेक्टर दिया हुआ है तो सिंबल से कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे नहीं कह देना है कि सर ने बताया था कि u वेक्टर तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी होती है। सिंबल से कंफ्यूज नहीं होंगे हम नाम से याद रखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल u हो, v हो, जो मर्जी हो दुनिया में। यहां पर ये जो u वेक्टर दिया है ये इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी होती तो कांस्टेंट होती। भाई कोई भी इनिशियल चीज दुनिया में जो होती है वो तो कांस्टेंट होती है। तो ये u वेक्टर इज नॉट इनिशियल वेलोसिटी, ये जनरल वेलोसिटी है। मुझे कैसे मालूम? क्योंकि देखो ना, डिपेंड कर रहा है y और x पे। तो मतलब अलग अलग y और x के लिए u की वैल्यू अलग अलग होगी, मतलब ये तो वेरिएबल है। वेरिएबल है तो भाई लिखो इसको कि u वेक्टर इज व्हाट, k y i कैप प्लस k x j कैप। कंपैरिजन करो, कंपैरिजन करोगे तो ये कौन सी वेलोसिटी है? ये तो x वाली है। ये कौन सी वेलोसिटी है? ये तो y वाली है। तो मतलब dx अपॉन dt को किसके बराबर लिख सकता हूँ? ky के, इक्वेशन नंबर 1। dy अपॉन dt को किसके बराबर लिख सकता हूँ? kx के, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ से अगर मैं x को इंटीग्रेट करना चाहूँ तो इधर y आ रहा है, कैसे इंटीग्रेट करूँगा भाई? y को इंटीग्रेट करना चाहूँ तो इधर x आ रहा है, कैसे इंटीग्रेट करूँगा? ये तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, मेन मुद्दा तो अपना y को x के टर्म में निकालना है ना। तो इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। डिवाइड किया तो मेरे पास आया बच्चों dy अपॉन डी टी dx। देखो dy अपॉन डी टी, dx अपॉन डी टी, dt dt कैंसल। dy अपॉन dx इज व्हाट, kx अपॉन ky और k कैंसल। इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो y dy इज इक्वल्स टू x dx। दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो ये आया वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स, सॉरी, इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। 2 से मल्टीप्लाई करो पूरे को तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। यह आ गया अपने पास। तो भाई ये है हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। देखो ना, जो मैंने बोला वही किया भाई, y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस किया, यही है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। और क्वेश्चन कोई टफ नहीं है यार, घबराना नहीं है, अपने को टेंशन नहीं लेनी है। आसान सा सवाल है, आसान तरीके से सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया दोस्तों बी। आओ ज़रा आगे बढ़ें। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोले तो क्या सर? तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वही है बच्चों, जो हम मान लो होली का त्यौहार है और हम खड़े हैं छत पे लेके गुब्बारे, और हमने अपने हाथ से गुब्बारा ऐसे सीधा फेंका और रास्ते से एक आदमी जा रहा था और उस आदमी के सिर पे जा कर के वो गुब्बारा गिर गया। इतना मस्त एम मारा। तो ये जो गुब्बारा मैंने फेंका, इसको मैंने हॉरिजॉन्टली फेंका, तो फिर इसकी ऐसी ट्रेजेक्टरी क्यों हुई? इसकी ऐसी ट्रेजेक्टरी इसलिए हुई क्योंकि माना पार्टिकल के पास वेलोसिटी u इस तरफ है, बट धरती माता भी तो उसे g एक्सेलरेशन से खींच रही है। तो फिर ये g एक्सेलरेशन का क्या, ये g एक्सेलरेशन भी तो इसको कुछ प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए मेरे को क्या करना है? फिर वही बात, क्या करें भाई साहब, 2 हिस्से में तोड़ लेते हैं यार। 2 हिस्से में कैसे तोड़ेंगे? कैसे क्या तोड़ेंगे? एक तरफ लिखेंगे x एक्सिस, एक तरफ लिखेंगे y एक्सिस। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। क्या करें x और y एक्सिस के लिए? भाई सिंपल है, वेरी सिंपल। x एक्सिस में देखो इसका मोशन कैसा है। तो x एक्सिस में तो ये सिंपली ऐसे ही u वेलोसिटी से चल रहा है मासेम, और y एक्सिस में देखो तो ये पार्टिकल ऐसा है, यहाँ से ये h हाइट से सीधा सीधा डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ऐसे फ्री फॉल कर रहा है। तो y एक्सिस के अंदर तो इसका मोशन सिंपली फ्री फॉल वाला है, और x एक्सिस के अंदर ये पार्टिकल सिंपली u वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है। तो अगर y एक्सिस में देखा जाए तो इसका टाइम
कितना होगा टाइम ऑफ फ्लाइट? याद है फ्री फॉल काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, रेस्ट से रिलीज किया गया है एच हाइट टावर की, तो टाइम कितना होगा? √2h/g। अब मैं डिराइव नहीं कराऊंगा दोबारा यार, ये मैं वहां पढ़ा चुका हूं। और टाइम ऑफ फ्लाइट ये आया तो नीचे ये स्ट्राइक करेगा कितनी वेलोसिटी से? v से, वो कितनी हो जाएगी? √2gh। अच्छा, ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा है और हॉरिजॉन्टली मूव करता जा रहा है, बट टाइम तो सेम ही होगा दोनों के पास। जितने टाइम तक ये नीचे आएगा उतने ही टाइम तक तो ये आगे चलेगा, तो उतने टाइम में आगे की तरफ कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगा, उस डिस्टेंस को कहते हैं रेंज। जैसे यहां पर रेंज को डिफाइन किया जाएगा, दिस डिस्टेंस इज रेंज, जहां ये आकर के स्ट्राइक कर रहा है। और रेंज की वैल्यू कैसे निकालूंगा? तो रेंज कैन बी रिटन एज वेलोसिटी कितनी है u इंटू टाइम कितना है √2h/g, ये रेंज हो जाएगा। अच्छा, जब ये आकर के यहां पर भिड़ेगा तो उस दौरान भाई क्या कहानी होगी कि इसकी ऐसे कुछ वेलोसिटी होगी। अब अगर इस ऑब्जेक्ट की ऐसे कुछ वेलोसिटी है तो वर्टिकल में वेलोसिटी कितनी आई इसके पास? वर्टिकल में वेलोसिटी आई √2gh। और हॉरिजॉन्टल में इसके पास कितनी वेलोसिटी है भाइयों? तो हॉरिजॉन्टल में इसके पास उतनी ही है जितनी से फेंका था। ऐसा कैसे सर? ये नहीं मुझे फील होता। तो बेटा ये क्यों नहीं फील होता आपको? इसके पास ऐसे u है और हॉरिजॉन्टल में है और कोई एक्सेलरेशन है क्या? अगर तुम बिल्डिंग से पैर बाहर निकालते हो तो नीचे गिरते हो कि सामने उड़ जाते हो? नीचे ही गिरते हो ऑफ कोर्स। तो नीचे क्यों गिरे? जब तुम रेस्ट पे थे और पैर बाहर निकाला तो नीचे क्यों गिरे? क्योंकि तुम्हारे ऊपर फोर्स नीचे के डायरेक्शन में, सामने के डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, नहीं तो सामने उड़ जाते। तो सामने के डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो सामने के डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है भाई, और एक्सेलरेशन नहीं है तो सामने की तरफ वो मूव कैसे करेगा? और सामने की तरफ मूव मतलब एक्सेलरेशन ही नहीं है तो इस वेलोसिटी में चेंज कैसे आएगा? तो ये यहाँ पर u है तो इस पॉइंट पे भी u है, इस पॉइंट पे भी u है, और फाइनली जब भिड़ने वाला होगा तब भी इसके पास इस डायरेक्शन में u ही होगी। इस डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूसली वेलोसिटी पहले 0 थी, फिर थोड़ी बढ़ी, फिर थोड़ी और बढ़ी, फिर फाइनली √2gh हो गई। तो इसकी नेट वेलोसिटी कितनी हो गई? √u² + 2gh। और ये एंगल विद द हॉरिजॉन्टल जिसके साथ वो इसे स्ट्राइक कर रहा है, दिस एंगल इज थीटा। थीटा कितना है बच्चों? थीटा निकालने के लिए क्या करूंगा? tan थीटा इज इक्वल्स टू vy/vx, तो मतलब √2gh/u। ये लो, ठीक है। अब इस चीज पे बेस्ड सवाल कैसा आया वो देख लेते हैं। तो एक सवाल आया भाई 2021 में। क्या सवाल था? तो सवाल था कि हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड v एट एन ऑल्टीट्यूड h हैज टू ड्रॉप अ फूड पैकेट फॉर अ मैन ऑन द ग्राउंड। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ हेलीकॉप्टर फ्रॉम द मैन व्हेन द फूड पैकेट इज ड्रॉप? जब फूड पैकेट ड्रॉप किया तब हेलीकॉप्टर का आदमी से डिस्टेंस कितना था? तो मानो यार ये अपना हेलीकॉप्टर है, सपोज ऐसा कुछ हेलीकॉप्टर है, डिज़ाइनर हेलीकॉप्टर, ठीक है। ड्राइंग अच्छी हो तो बताना, अभी ऐसी ही ड्राइंग बनती है अपने से यार, माइंड मत करना। ओके, तो ये हेलीकॉप्टर है, ठीक बन गया। और ये भाई ऐसे h हाइट, ठीक, और यहाँ खड़ा है अपना आदमी, और इसने ऐसे फूड पैकेट, ये है हमारा फूड पैकेट, ये इसने ड्रॉप करना है। और हेलीकॉप्टर कितनी स्पीड से उड़ रहा है? v स्पीड से। तो हेलीकॉप्टर जब ये फूड पैकेट ड्रॉप करेगा तो जितनी स्पीड से हेलीकॉप्टर चल रहा होगा उतनी स्पीड से फूड पैकेट चल रहा होगा। तो मान लो भाई फूड पैकेट की वेलोसिटी भी कितनी है? v ही है। तो अगर इस फूड पैकेट को इस आदमी तक पहुंचना है तो फूड पैकेट h हाइट तो गिरेगा ही गिरेगा। तो ये तो यार सोचो वैसी सी बात नहीं हो गई जैसे कि बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर के अपन गुब्बारा फेंक रहे थे u वेलोसिटी से। तो ये तो वही बात है, वही बात है। तो इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी? इसकी ट्रेजेक्ट्री ऐसी होगी, सीधा आदमी के ऊपर गिर जाएगा। आदमी के ऊपर गिर जाएगा तो इसने रेंज कितनी कवर करी होगी?
रेंज कवर करी होगी भाई v इंटू टाइम √2h/g, और इसकी हाइट कितनी है h। तो जब हेलीकॉप्टर ने वो ड्रॉप किया था तो उस टाइम पे उसका डिस्टेंस कितना था, इतना डिस्टेंस था। तो ये डिस्टेंस कितना है भाई √ ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो मतलब h² प्लस v² इंटू 2h/g, ये ही डिस्टेंस था, यही डिस्टेंस था। तो मैच करो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ए ऑप्शन मैच हो रहा है। तो ठीक है भाई, ये हमारे पहले 2 टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अगला टॉपिक अब हम लोग वेंसडे को लेंगे। अभी मैं थर्सडे नहीं बनाऊंगा वीडियो, वेंसडे एंड संडे आया करेगा। अगर आपको वीडियोस और ज़्यादा चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ कि हाँ सर हमें वीडियोस, या भैया हमें वीडियोस और भी ज़्यादा डाल दो, हम मैनेज कर जाएंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि और 2 की बजाय 3 वीडियोस एक वीक में डालूँ। अच्छा, उसके अलावा ये नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो अगेन डांगी भैया नाम से मैंने चैनल बनाया है टेलीग्राम पे, उसे ज्वाइन कर सकते हो, उस पर आपको मिल जाएंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। और देखो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी कि कब होगा जेई मेंस का अटैम्प्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ाता भी हूँ, वो भी मुझसे यही पूछते फिर रहे हैं कि भाई जेई मेंस का अटैम्प्ट कब होगा। तो यार देखो, वो जब भी हो उसके बारे में आप मत सोचो, मतलब आप अपने दिमाग में एक टेंटेटिव डेट बना के रखो कि हाँ 10 मार्च को हो जाएगा, आप अपने दिमाग में रखो। अब वो 10 की बजाय 20 मार्च को होता है या 10 अप्रैल को होता है, तो आपको उतना ही टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है। रादर देन ये सोचने की कि कब होगा कब होगा कब होगा, ये डेट दिमाग में रखो और इसी डेट के हिसाब से प्रिपरेशन फुल फ्लेज्ड शुरू कर दो अभी, ठीक है। बाकी जो लोग 11th में हैं और वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों के पास टाइम है, इनको वीडियोस को अच्छे से यूटिलाइज करो। कोई डाउट होता है तो कमेंट में लिखो, ठीक है। चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।